आपकी जितने भी 18 तारीख से 24 तारीख की शिफ्ट है एनटीपीसी के लिए स्पेशली, वैसे तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी जो डेटाबेस क्वेश्चन आ रहे हैं उनको इस वीडियो से करिएगा। देखिए मैं डायरेक्ट इसको स्पीडी से उठा रहा हूँ, तो स्पेशल थैंक्स टू स्पीडी, लेकिन इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट भी है जो स्पीडी में नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, आपको ये देखना है, ठीक है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों के दोनों कवर करेंगे अपन। पहली बात, किस दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया। किसने किया? निर्मला सीतारमण ने किया, जो कि हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है, इसको संसद में पेश किया। कितने अध्याय है इसमें? 13 अध्याय है। एक एक पॉइंट पे जो बताऊंगा उस पे क्वेश्चन बनेगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति, सीधे इसको याद रख लीजिएगा। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4 रहने की उम्मीद है। आ चुका है ये क्वेश्चन एनटीपीसी में, ठीक है। वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी थी, और अगले 5 वर्षों के लिए आईएमएफ 3.2% के पूर्वानुमान से थोड़ा सा ज़्यादा है, वैश्विक जीडीपी की अगर बात करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8 के बीच रहने की उम्मीद है। बिल्कुल डेटाबेस जो क्वेश्चन आ रहे हैं यही से आपको देखने के लिए मिलेंगे। खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितनी हो गई है? यहाँ पर देखिए, खुदरा मुद्रास्फीति आपकी घटकर हो गई है 4.9%, ठीक। इसके बाद आम चुनावों में पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बीमा प्रीमियम में यहाँ पर देखिए, बीमा प्रीमियम की बात करते हैं अपन तो 7.7% से 16% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र की बात करते हैं, 6% की वृद्धि हुई है, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, पूछेगा कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत कौन से स्थान पे है? सेकेंड स्थान पे है। और फाइनेंशियल ईयर 25 में एफडीआई प्रवाह में सालाना आधार पर 17.9%, लगभग 18% की वृद्धि हुई है, जो कि 55.6 बिलियन डॉलर हो गया है। और अपना फॉरेक्स रिजर्व, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है कीमतें और मुद्रास्फीति, इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। कीमतें और मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो वैश्विक मुद्रास्फीति 2004 में, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, है ना, तो 5.7% तक कम हो गई है। और वित्त वर्ष 25 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 4.9% हो गई है। अगला है आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। लिख लीजिए 4% आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए भारत को कितनी वृद्धि दर हासिल करनी होगी? सीधा क्वेश्चन आएगा, छपेगा, 8% की वृद्धि हासिल करनी होगी प्रति वर्ष, ठीक। इसके अलावा आपको और कौन सा डेटा याद रखना है? तो ये फाइनेंशियल ईयर 25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ? सीधा आपके डेटा आएगा 58-53 किलोमीटर। याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर बने? 58-53 किलोमीटर। कितने? 58-53 किलोमीटर। दूसरा आपसे फैक्ट पूछेगा, 2024 तक अक्षय ऊर्जा, मतलब सौर और पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है इसमें, उसमें 15.8% की वृद्धि हुई है। और लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो 25 गीगावाट की वृद्धि हुई है। और अभी अपन ने 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का जो है माइलस्टोन हासिल कर लिया है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगला जो है इसमें पॉइंट देखेंगे अपन, ये देखिए, अगला पॉइंट मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, उसको भी नोट कर लेना। इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम में जाना, डायरेक्ट लिंक से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, बजट और ये दोनों मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर कितनी? 6.2%। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 99% फ़ोन जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में ही बन रहे हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल बिक्री में कितनी बढ़ोतरी? 12.5% की। और वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत कौन से स्थान पर? 6वें स्थान पर। निर्यात में 7वां सबसे बड़ा है, पेटेंट फाइलिंग में 6वें स्थान पर, और दूर संचार वाले में दूसरे स्थान पर। याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के लिए एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, 50,000 करोड़ एमएसएमई के लिए। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर सेवाओं की बात करते हैं, तो 7.2% बढ़ा हुआ है। सेवा क्षेत्र आपसे पूछेगा कितना परसेंट बढ़ा? 7.2% बढ़ा, ठीक। वित्त वर्ष 2025 में जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान
55.3% हो गया है। और सेवा निर्यात अप्रैल से नवंबर 2025 तक कितना बढ़ने की जो है वृद्धि होने की उम्मीद इसमें है, 12.8% वृद्धि होने की उम्मीद है। अगला है मत्स्य पालन में पूछेगा कितनी वृद्धि हुई, तो 8.7% चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है मत्स्य पालन में। इसके अलावा कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान दे रही है। कृषि जो है आपका जीडीपी में कितने परसेंट का योगदान दे रही है, 16% का, याद रह जाएगा। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 89.37 लाख मेट्रिक टन बढ़ने की उम्मीद है। ये सारा का सारा डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि हुई है ओवरऑल, अगर कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो। पशुधन में 5.8% की वृद्धि हुई है। मत्स्य पालन में 8.7 चक्र वृद्धि दर से वृद्धि हुई है। और अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी तय किया गया है। स्पेशली कौन से फसल हैं, अरहर और बाजरा। अरहर में 59% की एमएसपी में वृद्धि हुई है और बाजरा में 77% की वृद्धि हुई है। ये हर एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली अभी एनटीपीसी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहा है तो इसलिए देख रहे हैं। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादक क्षमता कितना हो गया, 46.8% हो गया है। 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर संभावित वैश्विक बचत के साथ स्थायी जीवन को बढ़ाना। ये वाला पॉइंट हटा दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। हाँ, ये जो कार्बन सिंक वाला 2.29 बिलियन टन सीओटी समतुल्य वृद्धि हो गई है, ठीक है। कार्बन सिंक के लिए 2.29 मिलियन टन, याद रखना, बिलियन टन है, सॉरी मिलियन नहीं है। अगला आपको फैक्ट याद रखना है, सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर से बढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा सरकारी स्वास्थ्य व्यय कितना 29% से बढ़कर 48% हो गया है। इससे कितना हुआ है, 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है आम नागरिकों को। भैया सरकार जब आपका खर्चा उठाने लगेगी स्वास्थ्य का तो आपका तो बचत होगा ना। अगला देखिए, रोजगार और कौशल विकास में देखिए, वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई, 3.2%। रेलवे आरपीएफ में भी पूछा गया, एनटीपीसी में भी पूछा गया, अभी पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। और अभी जो है ये 2 शिफ्टों में पूछा गया और कांस्टेबल की 2-3 शिफ्टों में पूछा गया। बेरोजगारी दर कितनी, 3.2%, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 4.9% है। 2017-18 में कितनी थी, 6.1% थी। डिजिटल ये जो है नहीं रख, अच्छा आपसे पूछा कि अगर 10 से 24 वर्ष जो अपना यूथ है वो कितनी भागीदारी है, 26% है टोटल जनसंख्या का 10 से 24 वर्ष में। भारत को बड़ा युवा जो है देश बोला जा रहा है। और एआई के युग में जो है श्रम के लिए भी बहुत सारे जो है कदम उठाए गए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे ऊपर जो मैंने लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो वाले अपन फैक्ट देखते हैं, ठीक है। तो बीएसई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसका जो जीडीपी रेशियो है 136% बढ़ गया। और हमने पीछे किसको छोड़ा, चीन और ब्राजील को, याद रखना। सेवा निर्यात में 2023 में 4.3% की वृद्धि हुई, 7वें नंबर पर आ गया, तो देख चुके हैं। रेलवे यातायात 8% बढ़ा, माल भाड़ा 5.2% राजस्व गेन किया। और अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बढ़ गया, तो 2031 किलोमीटर, 2031 किलोमीटर। देखिए नेशनल हाईवे कितना बढ़ा था, नेशनल हाईवे 58-53 किलोमीटर बढ़ा था। रेलवे कितना बढ़ा, 2031 किलोमीटर बढ़ा। तो और कितने वंदे भारत नए वाले चलाए गए, तो वंदे भारत नए वाले चलाए गए हैं 17, याद रह जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आते हैं अपन बजट में। बजट से भी तो बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बजट की शुरुआत ही इस बार किससे की है, एक तमिल कवि हैं, तमिल कवि हैं गुरा 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 गुराजादा अप्पा राव करके हैं। उन्होंने बोला था कि कोई भी देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं देश के लोगों से होता है। इस कोट के साथ जो है निर्मला सीतारमन ने जो है बजट की शुरुआत करी, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन आप क्वेश्चन पर जाएं तो बजट किस दिन पेश किया गया, बजट किस दिन पेश किया गया मेरे भाई। नीचे कोई और पीडीएफ भी है क्या, ये दिख रहा हूँ मैं, बजट, हाँ अब देखते हैं बजट किस दिन पेश किया गया, तो 1 फरवरी को पेश किया गया बजट, ठीक है, 1 फरवरी 2025 को। कितने इंजन, 4 इंजनों पर, कौन कौन से हैं, कृषि, एमएसएमई है। आज ही एमएसएमई दिवस पूछा गया कल के एग्जाम में, 27 जून को होता है, ठीक है। निवेश और निर्यात, ये 4 इंजन थे। थीम क्या था इसका, सबका विकास। बजट के थीम के अनुसार वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया जो इस प्रकार है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर ज्ञान दिया है, ज्ञान 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 दिया है। टैगलाइन थी ज्ञान, ज्ञान मतलब होता है जी से होता है
देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। जी से है यहाँ पर गरीबी, वाई से है यहाँ पर यूथ युवा, ए से है यहाँ पर अन्नदाता मतलब किसान, और एन से है नारी मतलब इसकी टैगलाइन थी ज्ञान। इसको दूर करना है, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं शामिल हैं। ये जरूर आपको ये डेटा याद रखना है। फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए जो है किसान हमारे फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हमें बनाएंगे। पहला इंजन से आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए एक नई योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दलहनों में कौन कौन सी दाल, तूर उड़द मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसमें, यहाँ पर 6 वर्षीय अभियान चलाया जाएगा। किसके लिए, तूर उड़द और मसूर के लिए। याद रह जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए देखिए 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है लोन की सीमा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, केसीसी के लिए। और क्या है यहाँ पर, उच्च उपज देने वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन भी चलाया गया है, जिसमें 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी बीजों की किस्मों की सुनिश्चितता की गई है। ठीक, याद रह जाएगा। ये सारी चीजें अपन देखेंगे अभी, और इसमें देखना बाकी है कुछ। इसमें और क्या पढ़ सकते हैं अपन, हाँ वो सब अपन देखेंगे। ये देखो, एक तो 12,75,000 रुपए तक, ऐसे 12 लाख रुपए याद रखना, और जो सैलरी वाले हैं उनको 12,75 तक कोई भी जो है टैक्स वगैरह नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर टैक्स स्लैब देख लो, 0 से 4 लाख रुपए पर शून्य टैक्स है, 4 से 8 पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25%, और 24 लाख से अधिक पर 30% टैक्स दे होगा। ठीक, याद रह जाएगी चीज़ें। अगले पेज पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ मैंने डेटा लिखा हुआ था क्या, हाँ, लीड्स 2024 के लिए 4 स्तंभ है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, सेवाएं हैं, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, सतत लॉजिस्टिक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 जो है लीड्स के लिए 4 स्तंभ बनाए गए हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अपन देखते हैं ज्ञान भारतम, एक अभियान चलाया गया, किसके लिए, 1 लाख पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए। कौन सा अभियान, ज्ञान भारतम अभियान चलाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल कोष भी बनाया जाएगा इसके संरक्षण के लिए। इसके अलावा और भी कुछ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए। हाँ, अब यहाँ पर आ जाइए, राजकोषीय घाटा क्या था। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्लास तो है नहीं कि आपको राजकोषीय घाटा बताऊं, जो सीधे डायरेक्ट आ रहा है डायरेक्ट याद रखना। जीडीपी का 4.4% है राजकोषीय घाटा, 15.69 लाख करोड़, लेकिन ये परसेंट वाला तो याद ही रखना भाई। ठीक, राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा कितना है, जीडीपी का 1.5% है। प्राथमिक घाटा कितना है, जीडीपी का 0.8%। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, 0.9%। ठीक, कपास उत्पादन वाला नहीं। बिहार में मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा, सीधे आएगा सीधे। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, और बिहार में है मिथिला, और बिहार में ही बनेगा मखाना बोर्ड। मत्स्य विकास के लिए भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर सतत मत्स्य पालन की नई रूपा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जो है इसके लिए चयनित किया गया है मत्स्य विकास के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। अगला देखो, असम में बन रहा है यूरिया संयंत्र, कहाँ बनेगा, असम में। असम के कामरूप वगैरह में बन रहा है। यहाँ पर कितना, 12.7 लाख मैट्रिक टन क्षमता का। क्षमता भी इसमें याद रखना, कहाँ बन रहा है, असम में बन रहा है, याद रह जाएगा भाई। दूसरा इंजन देखिए क्या है, एमएसएमई। टोटल निर्यात का 45% एमएसएमई से है, और मैंने बोला कल ही एमएसएमई डे पूछा गया था, 27 जून को होता है भाई। अगला देखो, अगला आपको क्या पॉइंट याद रखना है, संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, निवेश और कुल कारोबारी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना। निवेश को कितना बढ़ाएंगे, 2.5 गुना, और कुल कारोबार सीमाओं को कितना बढ़ाएंगे, 2 गुना। याद रह जाएगा भाई। अगला देखो, जो सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड है उसको 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा की जो है अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, अगला देखो, अगला और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कितना है, यहाँ पर एक मैंने लिखा, SC ST महिलाओं को 5 लाख रुपए, 5 लाख SC ST महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा जो है एमएसएमई में। ठीक है, एमएसएमई के लिए 5 लाख SC ST महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा, तो ये भी जरूर याद रखना। और इसमें डेटा वगैरह, हाँ, ये स्टार्टअप के लिए कितना जो है फंड, तो 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए का फंड जो है स्टार्टअप्स के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा इंजन है निवेश का, तो शहरी चुनौती निधि में
कितने हैं यहाँ पर भी 10,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। 1 लाख करोड़ का आवंटन टोटल है। तो 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। ये नीति आयोग की पहल है, अटल टिंकरिंग लैब। तो कितने अटल टिंकरिंग लैब? 50,000। और 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र भी खोले जाएंगे बने भाई। ठीक, तो ये जरूर याद रखना। और देखते हैं इसमें अपन और क्या याद करने के लिए है चीज़ें। जल जीवन मिशन, हाँ जल जीवन मिशन के लिए चीज़ें देखिए भाई। अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट कर देना दोस्त। जल जीवन मिशन कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और मिशन की अवधि 2028 तक कर दी गई है। जल जीवन मिशन की डेडलाइन आपसे पूछेगा कब किया गया, 2028 तक किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है, इसमें 2028 तक किया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन। समुद्री विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए बंदरगाह वगैरह के लिए। ठीक है, IIT का विस्तार, तो 65,000 अतिरिक्त छात्रों के लिए भारत का तकनीकी शिक्षा को क्षमता देगा। ठीक है, ये नहीं है। PM रिसर्च फेलोशिप IIT और IISc के अनुसंधान के लिए भी। हाँ, यहाँ पर एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नोट की हुई है, 36 जीवन रक्षक दवाओं का पर जो है सीमा शुल्क नहीं लगेगा। मतलब जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, ऐसी 36 दवाओं को जो है चयनित किया गया है, उनमें सीमा शुल्क नहीं लगेगा। डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कितने? 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगले 3 सालों में जो 2025-26 में कितने बनेंगे? 200 बनने वाले हैं। अगले 3 सालों का टारगेट है जिसमें डे केयर सेंटर बनेंगे हर जिला अस्पतालों में। लेकिन अभी 2025-26 के लिए 200 डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। याद रखना डेटा 200। ठीक, और क्या है भाई इसमें? भारतीय भाषा पुस्तक योजना भी जो है पुस्तकों का डिजिटलीकरण करने के लिए किया गया। इसके अलावा विकसित भारत अभियान, परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए, हाँ परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए कम से कम कितने SMR का संचालन किया जाएगा? तो याद रखना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, SMR का यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिया गया है। तो SMR यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए तो दिया गया है और कम से कम 5 SMR का संचालन भी किया जाएगा। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, उड़ान योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा? तो भाई 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे उड़ान योजना के अंतर्गत, जिसमें अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा देना प्रदान करना है, ये टारगेट है। और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहाँ पर बन रहा है? तो बिहार में बन रहा है। मखाना बोर्ड भी यहीं पर बन रहा है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बिहार में विस्तार में बिहटा पटना में बनेगा, पटना में, याद रखना। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए भी इसमें बात करी गई है। और रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश भर में 50 प्रमुख स्थलों के लिए को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा और 500 करोड़ रुपए में एक AI केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ठीक, याद रह जाएगा भाई। चौथा इंजन देखो, निर्यात। तो निर्यात वाले में अपन देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। MSME मंत्रालय निर्यात संवर्धन एक मिशन चालू किया गया है निर्यात के लिए, जिसमें कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। तो निर्यात में वाणिज्य मंत्रालय भी है, MSME मंत्रालय भी शामिल है और वित्त मंत्रालय भी शामिल है। अगर आपसे पूछता है पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण बिल्कुल उत्तर नहीं होगा। इनका उत्तर होगा इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी कहते हैं। लेकिन पूर्णकालिक वित्त मंत्री, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछेगा तो मैडम निर्मला सीतारमण होगा। 8 जो है बजट ये पेश कर चुकी हैं अभी तक में। ठीक, एक भारत ट्रेड नेट बनाया जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं अपन ये क्या है। तो यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। तो इसके लिए क्या बन रहा है? भारत ट्रेड नेट। ग्लोबल कैपेबिलिटी रिसर्च सेंटर भी बनाया जा रहा है। ठीक है, एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा भी बनाया जा रहा है। और FDI 74% से जो है 100% कर दी गई है LIC में, मतलब बीमा क्षेत्र में, आप याद रखना। ठीक, और एक और चीज़ है जन विश्वास 2.0, इसका एक्ट आया था 2023 में, याद रखना। ये न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए जन विश्वास 2.0 शुरू किया गया है मेरे भाई। ठीक, तो आई थिंक इतनी ही PDF थी, तो आपको चीज़ें समझ में तो आ गई होंगी। इसके लिए मैं कुछ आपको और चीज़ें बताना चाहूँगा, एक्स्ट्रा फैक्ट। अब कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूँ भाई, तो उसको जो है नोट कर लेना। ठीक है, सादे पेपर में चलते हैं अपन। देखो, एक होता है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और सौभाग्य योजना के तहत कितने गांवों में बिजली गई है?
तो 18,374 गांवों में बिजली गई है। डायरेक्ट डेटा याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत कितने गांवों को बिजली मिली? 18,374 गांवों को बिजली मिली। याद रह जाएगा। कितना रेलवे नेटवर्क 2031 बढ़ा, कितना जो है रोड नेटवर्क कितना बढ़ा? 58-53 किलोमीटर। याद रखना, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई। दूसरा समझो, दूरसंचार 10.2% हिस्सा रखता है और भारत दूसरे स्थान पर है, मैंने बताया। इसके अलावा कितने गांवों में 4G नेटवर्क पहुंचा? तो 10,700 गांवों में कितने कौन सा नेटवर्क पहुंचा मेरे भाई? 4G नेटवर्क पहुंचा। इसके अलावा आपको डायरेक्ट याद रखना है, कितने परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल घर में मिला? उनके 12 करोड़ परिवारों को, 12 करोड़ परिवारों को नल से जल उनके घर में मिला है। ये डेटा डायरेक्ट ही याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाख घरों का निर्माण हुआ शहरी क्षेत्रों में? तो शहरी क्षेत्रों में 89 लाख घरों का निर्माण किया गया, याद रखना, ठीक है। और ओडीएफ प्लस कितने गांव घोषित हो गए? तो 3.64 लाख गांव जो है ओडीएफ प्लस घोषित हो गए। ओडीएफ मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, और खुले में शौच मुक्त और प्लस उनका जो है मैनेजमेंट भी कर दिया जाता है, तो ओडीएफ प्लस हो जाता है, ठीक है। उसके लिए मैनेजर नहीं लगता है जोक्स अपार्ट। इसके अलावा आपको एक और बहुत बेहतरीन चीज़ याद रखनी है कि हिमालयी हिमनद झीलों में कितने % की वृद्धि हो गई है जलवायु परिवर्तन के कारण? तो 10.81% की हिमालयी जो हिमनद झीलें हैं उनमें वृद्धि हो गई है जलवायु परिवर्तन के कारण। अब मैं आपको बताऊंगा विभिन्न रिपोर्ट बताने वाला हूँ। रिपोर्ट मतलब सूचकांक, याद रह जाएंगे। धीरे धीरे ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, पहला सूचकांक आपको याद रखना है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक आई है, उसमें भारत 130वें नंबर पर है। इसमें टॉप पर आइसलैंड है। मानव विकास सूचकांक में टॉप पर पूछेगा तो आइसलैंड है। भारत 130वें नंबर पर है और इसमें भारत का स्कोर है 0.685। जो काम की चीज़ है मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत है 151 नंबर पर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। इसके अलावा वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें नंबर पर है, नोट करते जाना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, उसमें टॉप पर फिनलैंड है और भारत 118वें पर है हैप्पीनेस में। इसके अलावा वेल्थ रिपोर्ट आई है, नाइट फ्रैंक नाम का संस्थान निकालता है। वेल्थ रिपोर्ट में अमेरिका टॉप पर है और भारत चौथे नंबर पर है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है, डेनमार्क टॉप पर है और भ्रष्टाचार के मामले में भारत है 96 नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर है और भारत है चौथे नंबर पर। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, उसमें सिंगापुर टॉप पर है, भारत 85 नंबर पर है। इसके अलावा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आया है, उसमें अमेरिका टॉप पर है और भारत 49वें नंबर पर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक जर्मन वॉच नाम की संस्था निकालती है। टॉप 3 में कोई देश नहीं है, चौथे नंबर पर है डेनमार्क, तो इसी को आप टॉप बोल सकते हैं। इसके अलावा भारत अगर बात करते हैं तो भारत 10वें नंबर पर है जलवायु परिवर्तन में, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, जिसे विश्व वन्य जीव कोष निकालता है, उसमें लग्जमबर्ग टॉप पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जो है, कौन सा? वैश्विक प्रकृति संरक्षण, प्रकृति को संरक्षण करने के लिए टॉप पर कौन है? लग्जमबर्ग है और भारत 176 नंबर पर प्रकृति संरक्षण में, ठीक है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क टॉप पर है, भारत 79वें नंबर पर है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 105वें नंबर पर भारत है, लेकिन इसमें टॉप देश कौन सा है? बेलारूस है। बेलारूस टॉप देश है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भुखमरी इंडेक्स में। भारत 105वें नंबर पर है। भारत का स्कोर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 27.3 है, लेकिन टॉप पर इसमें बेलारूस है, याद रखना, भुखमरी सूचकांक में। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक फ्रेजर इंस्टीट्यूट निकालती है, इसमें हांगकांग टॉप पर है। कौन? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग टॉप पर है, भारत 84वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, भारत 39वें नंबर पर है और इसको निकालती है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वैश्विक नवाचार सूचकांक को, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स कौन कौन निकालता है भाई? तो ये निकालता है लोवी इंस्टीट्यूट है सिडनी का, तो ये इसमें अमेरिका टॉप पर है और भारत तीसरे नंबर पर है एशिया पावर इंडेक्स में।
ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, भारत 58 है। एआई तत्परता सूचकांक में सिंगापुर टॉप पर है, भारत 72वें नंबर पर है एआई तत्परता सूचकांक में। इसके अलावा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वियना टॉप पर है, वियना ऑस्ट्रिया का शहर है, वियना टॉप पर है रहने लायक शहरों की सूची में। इसके अलावा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, स्वीडन टॉप पर है, भारत 63वें नंबर पर है। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, टॉप पर आइसलैंड है, भारत 129वें नंबर पर है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी अमेरिका से निकालती है, एक बार में इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, ठीक है। देखिए, प्रकृति के संरक्षण में टॉप पर लग्जमबर्ग था, लेकिन पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसको येल यूनिवर्सिटी निकालती है, उसमें एस्टोनिया टॉप पर है, भारत 176वें नंबर पर है, ठीक है, याद रह जाएगा। इसके अलावा वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर है, भारत 116वें नंबर पर है शांति वाले में। ट्रबल एंड टूरिज्म इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका है, भारत 39वें नंबर पर है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स आया है, उसमें रूस टॉप पर है, भारत 10वें नंबर पर है साइबर क्राइम के मामले में, ठीक। इसके अलावा ग्लोबल यूनिकॉर्न हुरुन इंडिया इंडेक्स, हुरुन इंस्टीट्यूट का इंडेक्स आया है, हुरुन ने निकाला है, एक जो है एजेंसी है, उसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका में है, भारत तीसरे नंबर पर है और भारत में टोटल 67 यूनिकॉर्न है, ठीक है। इसके अलावा लैंगिक असमानता सूचकांक में यूएनडीपी का है, उसमें फिनलैंड टॉप पर है, भारत 108वें नंबर पर है लैंगिक समानता सूचकांक में, ठीक, असमानता सूचकांक में सॉरी। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका टॉप पर है, भारत 42वें नंबर पर है। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है सबसे धीमा शहर, इसमें लंदन को बोला गया है और बेंगलुरु का स्थान इसमें 6वां है, सबसे धीमा शहर लंदन का है, याद रखिएगा। इसके अलावा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात करते हैं, नॉर्वे का लोकतंत्र सबसे अच्छा है, भारत 41वें नंबर पर है। निकालने वाली एजेंसी का नाम है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। और विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर है, भारत 49वें नंबर पर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत टॉप पर है, याद रखिएगा, पहले नंबर पर है, स्कोर 1 है भारत का ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। और बात करते हैं, एक एमएमआर सूचकांक होता है, मतलब 1 लाख जीवित प्रसूतियों 1 लाख जन्म देने वाली जो प्रसूति होती हैं उनमें कितनी जीवित हैं, तो एमएमआर जो है 93 है भारत का, याद रखिएगा, भारत का 93 है, मतलब 1 लाख में से 93 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, एमएमआर का मतलब होता है। शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, शायद यही होता है, लेकिन आप जो ये डेटा जरूर याद रखना, एमएमआर भारत का 93 है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर इसको बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा एमएमआर मतलब सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है, मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ, 175 है मध्य प्रदेश का, बड़े शर्म की बात है। इसके अलावा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडोनेशिया टॉप पर है और भारत 43वें नंबर पर है। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं कुछ और आपको बताना चाहूँगा इसके अलावा। देखिए, इसके अलावा खेल के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारत में अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 4 लोगों को दिए गए। एक डी कुकेश को दिया गया, वो शतरंज के हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से हैं, हाई जंपर हैं प्रवीण कुमार। और मनु भाकर शूटिंग से हैं। 4 को मिल गया मेजर ध्यानचंद। अर्जुन पुरस्कार याद रखिएगा, टोटल कितनों को मिला पूछेगा, बोलना 32 को मिला। कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ज्योति यारा जी एथलेटिक्स से, अन्नू रानी एथलेटिक्स, नीतू घंघास बॉक्सिंग, स्वीटी बोरा बॉक्सिंग, सलीमा टेटे हॉकी, और प्रीतिपाल पैरा एथलीट है। इसके अलावा कपिल परमार पैरा जूडो, मध्य प्रदेश के हैं ये। रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, स्वप्निल कुशाले शूटिंग, ठीक है, और सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी, अमन सहरावत कुश्ती। जितनों के नाम बताए हैं ना मैंने, याद रखना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे आपको। इसके अलावा अगर बात करते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में 3 लोगों को मिले। सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए, दीपाली देशपांडे को शूटिंग के लिए और संदीप सांगवन को हॉकी के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी है, नियमित श्रेणी, ठीक है। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2 लोगों को। ये तो लिख लीजिएगा, बिल्कुल छपेगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक मुरलीधरन को मिला है बैडमिंटन के लिए, एक मिला है अरमांडो एग्नेलो को मिला है फुटबॉल के लिए। इसके अलावा अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सुच्चा सिंह को एथलेटिक्स के लिए, और मुरलीकांत पेटकर को मिला है पैरा तैराकी के लिए, ठीक है। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याद रह जाएगा। इसके अलावा अभी ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे हमारे? विश्वनाथन आनंद।
86वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? LR श्रीहरि तमिलनाडु के हैं। 50वें नंबर के ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल तमिलनाडु के हैं। 84वें नंबर के वैशाली रमेश बाबू चेन्नई के हैं। इतने जो है 4 तो आपको याद ही रखने हैं किसी भी कीमत में। खेल राशि जो है कितने पुरस्कार मिलते हैं उनको ये बता देता हूँ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए मिलते हैं। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए मिलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में भी 15 लाख मिलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए मिलते हैं। और अर्जुन पुरस्कार जो लाइफ टाइम है उसमें भी 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक, याद रह जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोबल पुरस्कार आपको 2 ही याद रखने हैं। एक याद रखना है शांति के लिए, जो कि आ चुका है। निहोन हिंडक्यो नाम का संस्थान है, जापानी संस्था है। किसके लिए मिला है इसको? परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए। एक साहित्य का याद रखना, अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा जाएगा। हांगकांग को मिला है, ये साउथ कोरिया की है। और जो है इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, इतना याद रख लेना, ठीक है आप। इसके अलावा आपसे पूछेगा मिसेज वर्ल्ड 2025, तो शैगो गिलोय को मिला है, पहली अश्वेत महिला है। मिस इंडिया की बात करता है अगर, तो मिस इंडिया यूएसए तो कैटलिन सेंड्रा नील को मिला है। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर थैलविक डेनमार्क की है। फेमिना मिस इंडिया निकिता पुरवाल मध्य प्रदेश उज्जैन की है। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लिली है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा एक बाफ्टा पुरस्कार हुआ है, बस खत्म ही करने वाला हूँ मैं। बाफ्टा पुरस्कार से पहले मैं आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार बताऊंगा। पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान के लिए बिमल मिश्रा को मिला है। औषधि विज्ञान के लिए दिव्यमान गांगुली को मिला है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अब बाफ्टा में ले चलता हूँ। बाफ्टा में बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव है। बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव है। बेस्ट डायरेक्टर ब्रेडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन अनोरा मूवी के लिए, ठीक है। इसके अलावा 70वें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करता हूँ मैं। उससे पहले मैं आपको ऑस्कर्स बता देता हूँ। ऑस्कर्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शॉन बेकर को मिला है अनोरा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉडी को ही मिला है द ब्रूटलिस्ट के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसिन अनोरा के लिए मिला है। मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बताए उनको रट लीजिएगा, विश्वास मानिए आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो अभी मैं इतना ही करता हूँ। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अभी मैंने बोला है मेरे पास पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं था, ठीक है। इनका तो मैंने जो है कैसे तैसे फोटो वगैरह खींच के मैनेज किया, लेकिन इनका मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जितना मैंने बोला 4-5 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक एक वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट बोला है। आपको ये नंबर दिलाएंगे, 2 से 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपको मिलते हैं अगले वैसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें सपोर्ट करिए।